Hello everybody, how are you? I hope all are fine and healthy. I am Pintu Sher, English faculty, welcomes you again in the Success Academy YouTube channel. तो जैसा कि बच्चों पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में आपने बुक का पार्ट पढ़ा। बुक के पार्ट में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको सामने डील किया गया, हिंदी किया गया। तो आई थिंक आपको काफ़ी एंजॉय आया होगा कि किस तरह से किसी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं या किसी क्वेश्चन को समझ सकते हैं, खास करके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो चलिए, ये तो थी कल की बातें, कल के लेक्चर का। चलिए, जो पुरानी बातें हो गए उसे कल के लिए छोड़ दें। आज की नई बातें करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में आपको पढ़ना है ग्रामर। तो जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल चुका है सारे बच्चों को कि आपका क्लास अल्टरनेट होगा। तो चलिए, आज फिर मैं फिर रिपीट करता हूं कि आपका कल था बुक का पार्ट, तो आज आपका होगा ग्रामर का पार्ट। इसी तरह से आपको पर डे अल्टरनेट क्लास करना है और मेरे साथ बने रहना है। तो आज का इस टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा ग्रामर, जिसमें आपका चल रहा था नॉन फिनाइट। तो बच्चों, आपने पिछले लेक्चर नॉन फिनाइट में यह देखा कि इन्फिनेटिव के दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला आपका हो गया सिंपल इन्फिनेटिव और दूसरा हो गया बेयर इन्फिनेटिव। इन दोनों को दो अलग अलग क्लास में, ठीक है, लेक्चर 3 और लेक्चर 4, दो अलग अलग क्लास में आपको डिटेल्स में समझाया गया कि कहां कहां सिंपल का और कहां कहां वेयर का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप सही बच्चे इन दोनों टॉपिक को काफ़ी बेहतर पढ़ें। जैसा कि आपका परफॉर्मेंस है, जो वाचिंग टाइम है, उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत से इस टॉपिक को सीखा और पढ़ा। पिछले लेक्चर में बताया गया ये चीज़ कि कैसे किसी नए ट्रांसलेशन को आप सिंपल इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव की सहायता से बना सकते हैं। तो उसमें तरह तरह के स्ट्रक्चर्स, तरह तरह की जानकारियाँ आपको दी गई। ठीक उसी तरह की जानकारियाँ आज भी आपको क्लास में मिलने वाला है, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। नॉन फिनाइट का ही है, लेकिन डिफरेंट टॉपिक ये है कि नॉन फिनाइट में स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि नॉन फिनाइट में 3 अलग अलग पार्ट्स पढ़ने होते हैं, जिसमें से नंबर 1 था कौन सा जी? तो नंबर 1 था आपका इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को दो अलग अलग पार्ट बांटा गया, सिंपल इन्फिनेटिव और बेयर, जो दोनों टॉपिक आपको प्रीवियस क्लासेस में फिनिश हो चुका है। तो आज के टॉपिक में पढ़ना क्या है, आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इसका क्या फायदा है, ये जरा मैं आपको समझा दूं। तो चलिए चलते हैं अगले पेज की ओर और यहां देखते हैं आज का टॉपिक कि आज के टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे कि नॉन फिनाइट का आज का जो है वो 5वां क्लास है, जिसको आप लेक्चर 5 भी बुला सकते हैं या लेक्चर 5 भी कह सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में मैं आपके साथ क्या पढ़ाने वाला हूं, आपको क्या समझाने वाला हूं, ये सही बातों को जरा एक शॉर्ट कमेंट के रूप में, एक शॉर्ट कंटेंट के रूप में समझ लें। तो सबसे पहले देखें कि आपको पूरे नॉन फिनाइट चैप्टर को बांटा गया था 3 अलग अलग पार्ट में, जिसमें से पहला पार्ट इन्फिनेटिव, जो आपका पूरा फिनिश हो चुका है। उसका सारा रूल्स, स्ट्रक्चर्स, ट्रांसलेशन सब खत्म कर चुका हूं मैं, आप अच्छे तरीके से सीख भी चुके हैं। अब देखते हैं आज के इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि आज के इस टॉपिक में नंबर 2, यानी पूरे चैप्टर का टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम क्या है, यहां पर देख रहे हैं जी, जेरंड, GERUND। ये जेरंड क्या है, इस टॉपिक पर आज हमें मुख्य रूप से चर्चा करना है। तो जेरंड के इस टॉपिक में हमें क्या क्या चीज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस बात की जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको शो कर दूं कि आज जो आपका सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है वो आपका पढ़ना है डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? जेरंड का, जो कि इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप? जेरंड का डेफिनेशन, कि जेरंड किसे कहते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जांपल्स क्या होते हैं। उसके बाद इसी में आज आपका जो टॉपिक नंबर 2 है, वहां पढ़ना है आपको यूज ऑफ जेरंड। क्या पढ़ना है आपको? यूज ऑफ जेरंड। तो यूज ऑफ जेरंड के अंतर्गत आप ये पढ़ेंगे कि कहां कहां और किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में आपको जेरंड का प्रयोग करना है और कौन कौन सा स्ट्रक्चर को अप्लाई करना है।
तो चलिए बच्चों, दिल थाम के बैठे हैं, क्योंकि आज के इस क्लास में आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश पर पढ़ाया जाएगा। उसमें आपको तरह तरह के स्ट्रक्चर्स के साथ साथ आपको कुछ खास नए ट्रांसलेशन सीखने को मिलेगा, जो कि आपके स्पोकन स्किल्स को और आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो अपने स्पोकन स्किल्स को कैसे डेवलप करें, कैसे उसको और बेहतर बनाएं, तो ये मैं आपको सिखाता हूं आज के इस वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें, ताकि आज भी आपको तरह तरह की नई बातें और अपने फ्यूचर के लिए इंग्लिश को अच्छा करने के लिए आज के इस टॉपिक में आपको कुछ खास चीज़ें, कुछ खास स्ट्रक्चर बताया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और इस वीडियो को देखें और यहाँ से कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए आपको मौका मिलेगा। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं आज का क्लास, आज का टॉपिक। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अगले पेज की ओर, जहाँ सबसे शुरू में आपका हेडिंग दिख रहा होगा रेड कलर से। रेड कलर से आपका हेडिंग दिख रहा होगा जेरंड। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने क्या पढ़ाया आज आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा कि व्हाट इज जेरंड। इट मीन्स कि व्हाट इज द जेरंड, या कह सकते हैं कि राइट द डेफिनेशन ऑफ जेरंड। जेरंड के परिभाषा को लिखे और उसे परिभाषित करें। चलिए यहाँ शुरू किया जाता है आपका जेरंड का डेफिनेशन। यहाँ देखें सबसे टॉप में आपका हेडिंग क्या हो गया, जेरंड। तो पहला टॉपिक के अनुसार आज आपको पढ़ना है यहाँ पर जेरंड का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है जरा ध्यान देंगे। डेफिनेशन है द वर्ब्स मतलब क्रिया व्हिच आर ऑलवेज, जो कि हमेशा प्रयोग किया जाता है, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, यानी जो किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन से रूप में, ये सीखना है। तो यहाँ देखें, जिसे मैं एक बॉक्स में बंद करने जा रहा हूं, यही आपका मेन टॉपिक है। इसी मुद्दा पे आज हमें चर्चा करना है। तो क्या देख रहे हैं जी कि V1 प्लस ING, या डायरेक्टली इसे हम V4 के नाम से भी बुला सकते हैं। तो आपके मन में तुरंत बात याद आ गया कि सर इसे तो आपने टाइम एंड टेंस में क्लियरली समझा दिया था कि कौन कौन से टॉपिक के साथ V4 का प्रयोग किया जाता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल सही समझा, बिकॉज कि इन बातों को मैं आपको टेंस टाइम एंड टेंस में अच्छे तरीके से समझा चुका हूं और आपको याद भी होगा। लेकिन इस टॉपिक में V4 तो पढ़ना है, लेकिन V4 का जो यूज है वो टेंस से जरा हट करके है। यही जो हट करके मतलब जो डिफरेंस है, ये टाइम एंड टेंस और नॉन इनफिनाइट को एक दूसरे से अलग करता है। वो कैसे अलग करता है मैं समझाता हूं। चलिए पहले बात करते हैं यहाँ पर डेफिनेशन की ओर, फिर इसके मतलब को मैं समझाता हूं। आप सिंपल यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, जरा पहले पढ़ लिया जाए एक टोन में, एक सुर में, तो आपको समझ में बेहतर आएगा। द वर्ब्स, ओके, द वर्ब्स विच आर ऑलवेज यूज्ड in the form of V1 plus ING, ओके, in the form of V1 plus ING, या कह सकते हैं V4 are called gerund। ये हो गया इंग्लिश डिफिनेशन। चलिए जिन बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, जिन्हें थोड़ा सा इंग्लिश दिक्कत हो रहा है चलिए उनके लिए हिंदी भी जाहिर है। परिभाषा कहता है कि क्रिया का वह रूप या क्रिया का वैसा रूप जो हमेशा V1 प्लस ING, क्या हो गया, V1 प्लस ING या V4 के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे ही जेरंड कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि आपने जो टेंस में पढ़ा कंटिन्यूअस, तो टेंस में प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, जहां पर कंटिन्यूअस का नाम आता है तो क्या लगाया जाता है, वर्ब का चौथा रूप। उसी वर्ब को चौथा रूप को हम V1 प्लस ING के नाम से भी बुलाते हैं। तो कंटिन्यूअस को ही जेरंड कहा जाता है। तो अंतर क्या आया, जब हम टेंस पढ़ते रहते होते हैं तो हम कंटिन्यूअस कहते हैं, और जब जेरंड पढ़ा जाता है या नॉन इनफिनाइट चैप्टर पढ़ा जाता है तो वहां पर कंटिन्यूअस ना करके उसे हम जेरंड का नाम देते हैं। नहीं समझे, चलिए मैं समझाता हूं। आप में से बहुत से बच्चों का, बहुत से स्टूडेंट्स का दो अलग अलग नाम होगा। जैसे आपका घर का नाम कुछ और होगा और आप जहां क्लास करते हैं, ट्यूशन, कोचिंग या स्कूल, वहां कुछ और नाम से एडमिशन होगा। तो क्या आप दो हो गए? नहीं ना, आप एक ही हुए। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूज आपके दो अलग नाम हो गए। आपके घर पे किसी और नाम से पुकारा जाता है और स्कूल में किसी और नाम से एडमिशन है। तो आप व्यक्ति हैं एक,
लेकिन आपको दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। यही बात यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं जेरंड के साथ कि सिंपल तरीके से समझे, जो V4 होता है मतलब चौथा रूप, उसी को ही हम कंटिन्यूअस कहते हैं और उसी को नॉन फिनाइट में जेरंड के नाम से भी जाना जाता है। तो व्यक्ति कितना हुआ जी? एक ही व्यक्ति हो गया, लेकिन दो अलग अलग रूप में प्रयोग किया जाता है, जहां पर टेंस में बोलते हैं कंटिन्यूअस और नॉन फिनाइट में क्या बोलते हैं? जेरंड। दिस इज योर फाइनल डेफिनेशन। चलिए कैसे समझा जाए और बेहतर तरीके से, थोड़ा और डीपली लेना नॉलेज। तो चलिए देखिए यहां पर स्ट्रक्चर, जेरंड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसे मैं यहां पर एक बॉक्स में बंद कर रहा हूं, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जेरंड। जेरंड का सबसे सिंपल फॉर्म, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वही होता है जो मैं आपको यहां पर स्क्रीन पे एक बॉक्स में बंद कर चुका हूं, जिसको लिखा गया है V1 प्लस ING। तो V1 प्लस ING क्या बोलते हैं हम जी? जेरंड। यानी यहां पर ध्यान दें कि V1 प्लस ING, जिसे मैं फिर से एक डीप रेड से अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या हो गया? V1 प्लस ING बराबर मैंने क्या लिखा? V4। अब इस दोनों को बराबर करके आप चाहें तो जेरंड का नाम लिख सकते हैं, यह आपका गलत नहीं होगा। अब तो क्लियर हो गया कि जेरंड किसे कहते हैं। चलिए अभी भी अगर कुछ शंका है, कुछ डाउट है, तो और क्लियर कर लीजिए। कैसे? एग्जाम्पल की ओर से देखिए, गो और नीचे देख रहे हैं क्या है? दूसरा एग्जाम्पल प्ले। गो यहां V1 है और प्ले भी यहां क्या है जी? V1 है। तो दोनों V1 के लास्ट में मैंने क्या लगा दिया? ING। तो पहला क्या बन गया? गो प्लस ING बराबर क्या हो गया? गोइंग, जिसे आप टेंस में कंटिन्यूअस के रूप में प्रयोग करते थे। प्ले प्लस ING बराबर क्या हो गया? प्लेइंग, इसे भी आप कंटिन्यूअस में प्रयोग कर चुके हैं। तो यहां देख रहे हैं कि पहला एग्जाम्पल गोइंग और दूसरा एग्जाम्पल प्लेइंग, बोथ आर नोन एज जेरंड। इन दोनों एग्जाम्पल को हम क्या बोलेंगे? जेरंड बोलेंगे। तो इसका क्या निकला निष्कर्ष? निष्कर्ष ये निकला कि कैसे हम परिभाषा को डिफाइन करें या परिभाषा को कैसे हम वेरीफाई करें कि दिया गया डेफिनेशन और दिया गया एग्जाम्पल एक दूसरे से टैली करता है या नहीं। तो टैली करता है कैसे? V1 प्लस ING इज नोन एज जेरंड। एग्जाम्पल क्या हो गया? गो प्लस ING, प्ले प्लस ING, बोथ आर नोन एज जेरंड। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर टूडेज क्लास। आज के क्लास का ये था आपका पहला टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ जेरंड। तो चलिए यहां से पहले फिर से मैं ले चलता हूं आपको बैक पेज की ओर। जो स्टूडेंट थोड़ा लेट आए हैं उन्हें भी दोबारा सीखने का, पढ़ने का मौका मिल जाए। तो चलिए यहां से देखते हैं बैक पेज की ओर। यहां आइए, आज के टॉपिक में आपको दो अलग अलग चीज पढ़ाना है, जिसमें से आपका पहला चीज देखिए जहां पर मैं टिक लगा रहा हूं, ये हो गया डेफिनेशन। ये आज के टॉपिक में आपको कर दिया गया कंप्लीट। डेफिनेशन सीख लिए, इसका बेसिक स्ट्रक्चर सीख लिए और साथ में कुछ एग्जाम्पल भी सीख लिए। अब बचा टॉपिक नंबर 2, जिसका हेडिंग क्या दिया गया है? यूज ऑफ जेरंड। तो चलिए इसको मैं बाद में टिक करूंगा, या चलिए मैं अभी टिक कर देता हूं। ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक, यूज ऑफ जेरंड। तो इसके अनुसार आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सीखने हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट रूल सीखने हैं, और उसी रूल के अकॉर्डिंग, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आज कुछ नए नए ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। तो चलिए यहां से देखते हैं टॉपिक नंबर 2 की ओर। और यहां देखें नीचे में हेडिंग क्या दिया गया जी? आप देख रहे होंगे जो ब्लू रंग के एरो से है ना, लाइट ब्लू, हल्के ब्लू रंग के एरो से जो लिखा गया है उसमें क्या लिखा गया है? यूज ऑफ जेरंड, जो कि आपको यहां पर एरो से सूचित किया गया है। यूज ऑफ जेरंड, कि जेरंड का प्रयोग कहां कहां किया जा सकता है। तो यहां से हम शुरू करते हैं अब आज के क्लास का टॉपिक नंबर 2। तो चलिए चलते हैं अगले पेज की ओर, टॉपिक नंबर 2। यहां देखें सबसे टॉप में, टॉप सेंटर पे आपको हेडिंग दिया गया है यूज ऑफ जेरंड। मतलब क्या होता है जी? जेरंड का प्रयोग। या इस हेडिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यूज ऑफ V4 या यूज ऑफ V1 और प्लस ING। तो ऊपर दिए गए इस हेडिंग को 3 अलग अलग तरीके से आप अपने नोटबुक पे, अपने कॉपी पे लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। कैसे? सबसे पहले यूज ऑफ जेरंड, या यूज ऑफ V4, या यूज ऑफ V1 प्लस ING।
तीन अलग अलग तरीके से लिखा गया है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही होता है कि हमें V4 का प्रयोग कहां कहां और किस कंडीशन में करना होता है। तो चलिए यहां शुरू करते हैं रूल नंबर फर्स्ट, जो कि आप देख रहे हैं कि ब्लैक रंग के स्क्वायर से, ठीक है, कि ब्लैक रंग के स्क्वायर से आपको यहां सूचित किया गया है। यहां देखिए आप क्या जी, ब्लैक रंग के स्क्वायर से आपको दिया गया है जिसमें लिखा गया रूल नंबर फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट बेसिक रूल ऑफ यूज ऑफ जेरंड। चलिए यहां से रूल पहले पढ़ा जाए, फिर आपको हिंदी से समझाता हूं, उसको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, तो आपको बेहतर तरीके से सीखने को मिलेगा। यहां देखिए जेरंड, जिसे ब्रैकेट में क्या लिख दिया गया है, V4। तो आप V4 लिखें या जेरंड लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहीं कहीं पर दोनों नाम लिखा रहेगा या कहीं कहीं पर एक नाम भी रह सकता है, लेकिन बोथ आर सेम। जेरंड इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। अब जैसे ही मैंने इस रूल को पढ़ा कि जेरंड इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस, तो हिंदी क्या हो गया, इसका हिंदी हो गया कि जेरंड का प्रयोग किसी वाक्य में सबसे आगे, ठीक है, यानी सबसे आगे मतलब क्या, सबसे पहले कर करके एक सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। या इसको ऐसे बोला सकते हैं कि V4 का प्रयोग अगर सेंटेंस में सबसे शुरू में होता है, ठीक ना, कि V4 का प्रयोग सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में होता है, तो किस रूप में प्रयोग होता है जी, तो सब्जेक्ट के रूप में। तो आपके माइंड में तुरंत याद आ गया होगा कि सर ये तो वही रूल लिखा रहे हैं जो कि सिंपल इंफिनिटिव का रूल नंबर फर्स्ट था, है ना, लेक्चर नंबर 3, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 में आपको यही चीज लिखाया गया था। तो वहां क्या लिखाया गया था कि सिंपल इंफिनिटिव इज यूज्ड, यहां क्या लिखा दिया मैंने कि जेरंड इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। तो ध्यान देंगे, सिंपल इंफिनिटिव का रूल नंबर फर्स्ट और जेरंड का रूल नंबर फर्स्ट बोथ आर सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। सिंपल की बात करते हैं तो 2+V1 और हम बात करते हैं जेरंड का तो V4। बस यही छोटा सा बारीकी अंतर है, और इसी अंतर को आज के इस क्लास में हमें समझना है कि कैसे सिंपल इंफिनिटिव जेरंड से अलग होता है। लेकिन यूज की बात किया जाए तो यूज में कोई अंतर नहीं आता है। इसी पॉइंट को आज के क्लास में डीपली से डिटेल्स में हमको पढ़ना है। तो यहाँ ध्यान देंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो लेक्चर 3 में पढ़ाया गया था यूज ऑफ सिंपल इंफिनिटिव, और आज लेक्चर 5 में पढ़ाया जा रहा है क्या, यूज ऑफ जेरंड। तो दोनों में दो तरह की बातें पढ़नी है। पहला पॉइंट कि दोनों में अंतर क्या क्या है जो पढ़ना है, और दूसरा पॉइंट दोनों में समानता क्या है जो पढ़ना है। तो चलिए मैं पहले बार चर्चा कर दूं। समानता दोनों में यह है, सिमिलरिटी दोनों में यह है कि दोनों का सारा रूल्स सेम टू सेम है। जैसा आपको लिखाया गया था सिंपल इन्फिनिटिव का सारा रूल्स सेम टू सेम, वैसा ही यहां पर आपको लिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा जेरंड का यूज। दिस इज द सिमिलरिटी, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इन्फिनिटिव एंड जेरंड। तो यहां कह सकते हैं कि द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल इन्फिनिटिव एंड जेरंड इज नोन एज बेसिक स्ट्रक्चर। 2+V1 इज नोन एज सिंपल इन्फिनिटिव बट V4 इज नोन एज जेरंड। तो दोनों का रूल सेम है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर अलग अलग है, और उसी स्ट्रक्चर के अनुसार आज की इस क्लास में नए नए ट्रांसलेशन हमें सीखना होगा। तो चलिए यहां शुरू करते हैं रूल फर्स्ट, जिसे मैंने अधूरा छोड़ दिया था, अब इसे मैं पूरा करता हूं। यहां देखिए रूल फर्स्ट कहता है कि जेरंड का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो सब्जेक्ट कहां होता है जी, तो सब्जेक्ट होता है सबसे आगे, यानी सबसे आगे V4 लगाते हैं तो जेरंड का प्रयोग V4 के रूप में आगे सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। कैसे जरा देखें, यहां देखें आपका हो गया स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, आप स्ट्रक्चर लिखेंगे कि स्ट्रक्चर में पहले V4 स्टार्टिंग करना V4 से। अब जरा गौर कीजिए, यहां पर स्टार्टिंग किया गया V4 से किसी स्ट्रक्चर का, तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर ये तो गलत होने वाला है, ये तो आप गलत लिख रहे हैं। तो बच्चों देखा जाए टेंस के अनुसार, अभी मैंने क्या बोला, कुछ देर पहले मैं आपको समझाया कि V4 को कंटिन्यूअस कहते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। तो टेंस में V4 लगता है, लेकिन वो लगता है सहायक क्रिया के ठीक बाद, तो वो टेंस का रूल फॉलो करता है। लेकिन यहां पर V4 को सबसे आगे लगाते हैं, सबसे शुरू में लगाते हैं।
तब वो कंटिन्यूअस क्रिया नहीं बल्कि जेरंड के रूप में काम करता है, जो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है। कैसे, जरा ध्यान देंगे। तो पहले हो गया स्ट्रक्चर में V4, और V4 के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है जी, ए भी, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। तो जान लीजिए कि यहां पर हमेशा जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही आएगा, जैसे इज आएगा, बाज आएगा, है जाएगा, इस तरीके से, लेकिन ज्यादातर इज और बाज रहता है। और लास्ट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। तो देखें, जनरली आप पढ़ते हैं तो शुरू में था सब्जेक्ट, तो यहां भी शुरू में सब्जेक्ट ही है, लेकिन वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ना हो करके डायरेक्टली एक वर्ब है जो कि V4 के रूप में होता है। तो क्या इस V4 के नीचे मैं यहां लिख सकता हूं इस तरह से कि सब्जेक्ट, अब देखिए जरा, सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस ऑब्जेक्ट। अब तो टेंस रूल को फॉलो कर रहा है। अंतर सिर्फ यही है कि सब्जेक्ट की जगह पर अब हमें V4 लिखना है, EMR, बाज, वेर, है ना, ये सब नहीं करना है। क्या करना है, V4 करना है अकॉर्डिंग टू द हिंदी क्वेश्चन। कैसे, जरा समझा जाए एग्जाम्पल से। यहां देखें, वॉक प्लस ING क्या बन गया जी, वॉकिंग, जिसे कुछ बच्चे वॉकिंग भी पढ़ते हैं, बट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स उससे वॉकिंग नहीं पढ़ करके वॉकिंग पढ़ा जाता है, वॉकिंग ना कि वॉकिंग। तो यहां देखिए, जो वॉकिंग है, मतलब जो वॉकिंग है वो किस रूप में है, V4 के रूप में। तो यहां पर जो V4 है वो क्या आ गया आपका, जेरंड है, ना कि कंटिन्यूअस है। देखने में लग रहा है कि कंटिन्यूअस ही है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ जेरंड इट इज नोन एज ए सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। हाँ देखिए, तो वॉकिंग इज क्या हो गया आपका, सहायक क्रिया हो गया। ए गुड एक्सरसाइज, हिंदी क्या हो गया जी, कि टहलना एक अच्छा व्यायाम है। क्या हो गया, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। यहां देखिए दूसरा एग्जाम्पल, क्वेरल प्लस ING क्या बन गया, क्वेरलिंग। तो क्या बन गया, V4 बन गया आपका। तो क्वेरलिंग किल्स, ये लगा यहां पर टेंस के अकॉर्डिंग, किल्स। पीस, पीस मतलब है क्या होगा जी, ये होता है ना मांस वाला पीस, वो पीस नहीं है यहां पर टुकड़ा वाला, यह है शांति, काल्म, ट्रैंक्विल, वो वाला पीस है। ठीक है, तो क्या हो गया हिंदी इसका, कि झगड़े हमारे शांति को मारता है या खत्म करता है। तो यहां देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में वॉकिंग और एग्जाम्पल 2 में क्वेरलिंग, ये दोनों जो यूज किया गया है यहां पर, ये दोनों किस रूप में यूज किया गया है, ये दोनों यूज किया गया आपको V4 के रूप में, और यही V4 यहां किस रूप में आया है, एक सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो पहला सेंटेंस का वॉकिंग एक सब्जेक्ट है जो कि V4 के रूप में है, और दूसरा सेंटेंस का क्वेरलिंग ये भी एक सब्जेक्ट है जो कि V4 के रूप में आया है। तो दोनों V4 किस रूप में है, एक जेरंड के रूप में। ठीक है, अब बात रहा आपके दिमाग चौंकने का, दिमाग को शॉक करने का। तो आपका दिमाग ऑलरेडी शॉक हो चुका होगा, क्योंकि जो बच्चे लेक्चर नंबर 3 सही से पढ़े होंगे तो बोले होंगे सर इसको तो आपने दिखाया था लेक्चर नंबर 3 के एग्जाम्पल नंबर 1 में कि टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। तो आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैंने ऐसा ही लिखाया था कि टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। तो अब जरा इंपॉर्टेंट बात यही सीखना है, यही पॉइंट यहां पर हमें सीखना है, और यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि इन्फिनिटी में जब पढ़ाया गया आपको सिंपल इन्फिनिटिव, तो उसका क्या था स्ट्रक्चर 2 + V1, और यहां पढ़ा रहा हूं मैं क्या आज आपको, जेरंड, इसका स्ट्रक्चर क्या है जी, V4। तो दोनों का जो फर्स्ट रूल है वो सेम है, दोनों का हिंदी भी सेम है। तो निकला क्या निष्कर्ष, निष्कर्ष ये निकला, चलिए मैं इसको आपको बॉक्स में समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां देखिए, यहां मैं एक छोटा सा बॉक्स बना रहा हूं, यहां एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि कैसे सिंपल इन्फिनिटिव का रूल फर्स्ट और जेरंड का रूल फर्स्ट सेम है। आप क्वेश्चन किसी से बनाएं गलती नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर ऑप्शन इन द एग्जाम, एग्जाम में ऑप्शन क्या गया है उस पर डिपेंड करता है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है तब, और अगर क्वेश्चन ट्रांसलेशन पूछता है तो आप जेरंड से बनाएं या इन्फिनिटिव से बनाएं, मतलब सिंपल इन्फिनिटिव, बोथ आर राइट, दोनों क्या होगा आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। कैसे जरा देखा जाए, एक सिंपल सा एग्जांपल, यहां मैं एक क्वेश्चन लेता हूं इस तरह से, चलिए पहले मैं लिख दे रहा हूं उसके बाद समझाऊंगा कि तैरना एक
व्यायाम होता है। सुनिए, इस हिंदी को दो अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है, जो मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिया कि तैरना एक व्यायाम होता है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं आप कि तैरना एक व्यायाम है। तो होता है या फिर है, दोनों एक ही बात है। अब देखें, इस क्वेश्चन में जो तैरना है ये सबसे आगे आया है, तो किस रूप में आया जी, सब्जेक्ट। अभी मैं आपको बताया कि सब्जेक्ट को दो अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और दोनों आपका सही होगा, बिल्कुल सही होगा। कैसे, तो ध्यान दें। पहला तरीका कि यहां पर क्या करेंगे कि कर देंगे टू स्विम। स्विम मतलब क्या होता है जी, तैरना, SWIM। टू स्विम इज एन एक्सरसाइज, EXERCISE। ये जो बताया गया बिल्कुल सही बताया गया। और दूसरा तरीका यहां पर आ जाइए कि पहले आप लिखिए स्विम, SWIM, और इसमें लगाइए आप ING, मतलब इसको V4 बनाइए जेरंड के रूप में। तो स्विम में क्या होता है, डबल M हो जाता है, उसके बाद आता है ING, तो क्या बन गया, स्विमिंग। अब बाकी फिर क्या आ गया, इज एन, और लास्ट में क्या डाल देंगे, एक्सरसाइज। ये पार्ट भी आपका सही। यही बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से कि अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब, कोई क्रिया एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, तो इसे आप दो अलग अलग मेथड से, दो अलग अलग तरीकों से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप यूज करते हैं 2+V1 तो आपका बन गया सिंपल इन्फिनिटिव की सहायता से, और अगर आपने यूज कर दिया V4 तो किससे बन गया जी, जेरंड से। और इसी टॉपिक पर आज हमें चर्चा करना है। तो यहां के बॉक्स में मैंने एग्जांपल दिया कि तैरना एक व्यायाम होता है, ये टू स्विम से बनाइए तो भी सही और स्विमिंग से बनाइए तो भी सही। तो ट्रांसलेशन किससे बना रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, दोनों आपका सही है। बट अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि कभी कभी ट्रांसलेशन ही पूछता है और फिल इन द ब्लैंक्स ही पूछता है, तो मैं दोनों प्रोसेस समझा देता हूं। ट्रांसलेशन सिंपल इन्फिनिटिव से बनाएं या जेरंड से बनाएं, दोनों सही। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया गया है। यह है आपका आज का रूल नंबर फर्स्ट, जिसे मैंने आपको काफी डीपली और काफी डिटेल्स में समझा दिया। तो आई थिंक बच्चों की अब आपको रूल नंबर 1 में कहीं पर कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगा, ना कोई सस्पिशन होगा। अगर इसके बावजूद भी सस्पिशन है तो तुरंत अभी आप कमेंट करें। आप कमेंट करके जो प्रॉब्लम है आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं सर हम बाद में पूछेंगे, तो बाद में भी आप चाहें तो पूछ सकते हैं। आपके लिए टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल या मेरा व्हाट्सएप आपके लिए ओपन है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। यहां देखें, तो चलिए रूल 2 को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि सिंपल इन्फिनिटिव का रूल 2 और जेरंड का रूल 2 ये भी सेम है। क्योंकि यहां पढ़िए जरा रूल नंबर 2, आपको समझ में आ जाएगा कि सेम कैसे है। तो देखिए, जेरंड मतलब V4 इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। अब देखिए, तो जब सेंटेंस के शुरू में कोई वर्ब लग गया तो सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के लास्ट में लग गया तो किसी ऑब्जेक्ट के रूप में। यही चीज आपको सिंपल इन्फिनिटिव का रूल नंबर 2 लिखाया गया था। जिन बच्चों को डाउट है वो चाहे तो बाद में, अभी नहीं, इस क्लास को करने के बाद आप इस लेक्चर का मतलब तीसरा लेक्चर जो है ना आप देखेंगे, तीसरा लेक्चर का रूल नंबर 2, ठीक है। लेक्चर 3 का रूल नंबर 2 आप देखेंगे, सेम यही चीज लिखा होगा, सिर्फ लिखा होगा वहां पर सिंपल इन्फिनिटिव, और यहां मैं पढ़ा रहा हूं जेरंड। तो बच्चों, अगर हम जेरंड का प्रयोग चाहें तो सब्जेक्ट के रूप में करना है तो सबसे आगे, और ऑब्जेक्ट के रूप में करना है तो सबसे पीछे। ओके, दिस इज द सेकेंड रूल। कैसे, जरा इसको देखें एक एग्जाम्पल से, एक स्ट्रक्चर से, तो आपको समझ में आएगा। यहां देखें, आपके सबसे ऊपर में दिया गया क्या है जी, स्ट्रक्चर। तो पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो ध्यान देंगे, यहां सब्जेक्ट आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे मान ले रहा है किसी का नाम, तो किसी का नाम लिखेंगे। अगर आ गया बे लोग तो दे लिखेंगे। अगर आ गया किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम हिंदी में, तो अकॉर्डिंग टू उसके अर्थ यहां पर आप किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर क्या रहेगा आपका जी, एम भी, मतलब मेन वर्ब, जो किसी टेंस पर डिपेंडेंट रहेगा।
उसके बाद क्या करना है पर V4, यही जी V4 है ना, यहाँ पर जो V4 है आपको किस रूप में आएगा, एक ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा जो कि जेरंड का पार्ट है, और लास्ट में जो दिया गया ऑब्जेक्ट ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा। चलिए अगर मान लिया अगर नहीं समझ में आता है तो इस ऑब्जेक्ट के बदले आप OW भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, समझ रहे ना। यानी कहने का मेरा मेन मोटो ये हो गया कि आपका मेन जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया कि सब्जेक्ट प्लस MV प्लस V4, आप यहां तक भी सेंटेंस रख सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा चीज जुड़ा रहा तो आप उसे OW के नाम से बुला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, पहला एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन लाइक, बच्चे पसंद करते हैं, क्या है जी, फ्लाई में लग गया ING, तो क्या बन गया आपका फ्लाइंग, जिसे मैं आपको डीप रेड से यहाँ पर शो कर रहा हूँ। फ्लाइंग मतलब पतंग उड़ाना, और यहाँ क्या है काइट्स मतलब पतंग, मतलब तिलंगी, वही तिलंगी। तो कह रहा है बच्चे पतंग उड़ाना पसंद करते हैं, तो समझिए इसको कैसे, सेंटेंस को ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है, जो तो बच्चे पसंद करते हैं। क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए, तोड़िए उसे। बच्चे पसंद करते हैं, क्या क्या पसंद करते हैं, तो पतंग उड़ाना। तो यहाँ पर जो पतंग उड़ाना हो गया वो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप चाहें तो इसे टू की सहायता से बनाएंगे तो गलत नहीं होगा। इट मीन्स कि चिल्ड्रन लाइक जो फ्लाइंग काइट्स है ना, फ्लाइंग काइट्स, आप वहाँ पर चाहे तो फ्लाइंग के बदले टू फ्लाई का प्रयोग भी कर सकते हैं, अगर ट्रांसलेशन है तब। तो जिस तरह से रूल फर्स्ट में पढ़ाया गया उसी तरह से रूल सेकंड भी यहाँ पर आपको फॉलो करना है कि 2 + V1 से बनाए तो भी सही और V4 से बनाए तो भी सही, यही दोनों में सिमिलरिटी है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखें एग्जाम्पल के रूप में। करा माई फ्रेंड इंजॉयज, मेरा फ्रेंड इंजॉय करता है, क्या चीज इंजॉय करता है, क्वेश्चन ये रह गया कि क्या चीज इंजॉय करता है। तो देखें तो यहाँ क्या देगा, रीडिंग। तो रीडिंग जो आपको दिया गया है किस रूप में जी, V4 है। V4 तो है लेकिन किस जगह पर किया गया है, एक ऑब्जेक्ट का स्थान पर किया गया है। तो यहाँ से क्या निकला हमको निष्कर्ष, निष्कर्ष ये निकला कि V4 का प्रयोग यानी जेरंड का प्रयोग एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है और अच्छे तरीके से किया जाता है। लास्ट में क्या आ गया, स्टोरीज। सेंटेंस पूरा क्या हो गया कि माई फ्रेंड इंजॉयज रीडिंग स्टोरीज, मतलब मेरा दोस्त कहानियां पढ़ना पसंद करता है या उसे इंजॉय करता है। तो यहां पर जो लिखा गया रीडिंग वो क्या है, जेरंड है, किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए और कुछ एग्जाम्पल लीजिए जो आपको स्पोकन स्किल्स को, आपके स्पीकिंग इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करता है, जो आप अक्सर अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड में या फिर अपने परिवार के बीच में ऐसा बोलते हैं। जब आप करते हैं ना फ़ोन पे चैटिंग वगैरह या फिर डायरेक्टली कॉल करते हैं, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, तो वहाँ पर भी आप इस तरह का प्रयोग करते हैं कि चलो बकवास करना बंद करो यार, बोलते हो ना आप ऐसा कि बकवास मत करो, हल्ला गुला मत करो। तो इन सारे पॉइंट्स को आप जेरंड की सहायता से बना सकते हैं। कैसे, जरा देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। यहां करा है स्टॉप क्राइंग, चिल्लाना बंद करो। आप अक्सर इस पॉइंट को, इस एग्जाम्पल को फिल्मों में, टीवी पर सीरियल्स में या अपने दोस्तों के बीच में सुना करते होंगे कि चल चल बंद कर, मतलब ठेठ भाषा में ऐसा बोलते हैं, ठीक है। जनरली क्या बोलते हैं लोग, चल चल बंद कर। इट मीन्स किसे क्या बोलते हैं, स्टॉप क्राइंग, यानी चिल्लाना बंद करो। चलिए इसका मैं एग्जाम्पल एक और लेता हूं, इधर देखिए साइड में। अगर हम इस तरह से लिखते हैं स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है, क्या लिखा गया, स्टॉप स्मोकिंग। तो यहां पर जो स्मोकिंग दिया गया है किस रूप में जी, V4 है। तो V4 तो है नहीं, किस रूप में यूज किया गया है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहां पर जो दिया गया स्मोकिंग है वो आपका जेरंड है और इस जेरंड को यूज किया गया है एक ऑब्जेक्ट के रूप में। क्या हुआ है कि धूम्रपान बंद करो, स्टॉप स्मोकिंग। चलिए एक सिंपल एग्जांपल, हाँ याद आ गया, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको याद होगा, आप बहुत बार सुने होंगे। जब आप अपने कोचिंग में, स्कूल में, क्लास में या फिर बोर्ड एग्जाम जो आपने दिया मैट्रिक का, उसमें आप सुनते होंगे कि बहुत से टीचर ऐसे बोलते हैं स्टॉप राइटिंग। सुना है क्या, याद कीजिए, आप सुने होंगे क्या बोलते हैं, स्टॉप राइटिंग, मतलब लिखना बंद करो। तो राइटिंग इज V4, या मीन कह सकते हैं कि राइटिंग यहाँ पर जेरंड है। तो यहाँ पर किस रूप में यूज किया गया है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में। अब तो क्लियर हो गया है ना, स्टॉप राइटिंग यानी लिखना बंद करो, स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप क्वारलिंग, झगड़ना बंद करो। इस तरह से ये सारा चीज आपको जो है ना, आपके स्पोकन स्किल्स को और बेहतर बनाएगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे।
इसको और बेहतर तरीके से समझना है तो देखिए आप यहाँ बॉक्स बनाया गया है, लिखा गया नोट, इस नोट में समझ सकते हैं। तो जरा समझ लीजिए, रूल 1 को रूल 2 को मैं समझा देता हूँ क्लियरली। यहाँ ध्यान देंगे, बॉक्स को 2 अलग भागों में बांट दिया गया। अगर यूज करना है एक सब्जेक्ट के रूप में, ये पहला प्रोसेस, और एक यूज करना है आपको ऑब्जेक्ट के रूप में, दूसरा प्रोसेस, तो सब्जेक्ट को 2 अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को भी 2 अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका आपका हो जाएगा 2 + V1 और दूसरा तरीका हो जाएगा V4। सेम उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट के रूप में पढ़ना है तो 2 + V1 और यहाँ कर सकते हैं V4। अंतर क्या आ गया, तो ये जो रहेगा, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट जो रहता है ये रहेगा आगे, तो V4 से बनाना है तो ये भी रहेगा आपका आगे। ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है 2 + V1 को, तो ये कहाँ यूज होगा जी, ये होगा हमेशा पीछे। तो ये भी जो V4 है अगर बनाना है जेरंड से तो ये भी होगा सबसे पीछे। दिस इज द सॉलिड ट्रिक, दिस इज द सॉलिड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर योर जेरंड एंड सिंपल इन्फिनेटिव। यहां से इस बॉक्स से आपको 2 अलग अलग नहीं बल्कि 4 अलग अलग रूल्स कंप्लीट हो गए बस इस बॉक्स से। और समझ ना, इस नोट में जो दिया गया है, इस बॉक्स में मैं समझा रहा हूं, इससे आपको इस चैप्टर का 4 अलग अलग नियम एक छोटे से बॉक्स में कंप्लीट हो गया। इसे बोलते हैं ट्रिक, और ये ट्रिक आपको सॉलिड काम करेगा एग्जाम में। ठीक है, कि सब्जेक्ट को 2 तरीके से प्रयोग करना है, एक 2 + V1 से, एक V4 से, लेकिन सबसे आगे रहना चाहिए। और 2 + V1 और V4 को सबसे पीछे लगाते हैं तो किस रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। आपका हो गया टोटल 4 रूल्स, 2 इन्फिनेटिव का, 2 जेरंड का, 2 आगे 2 पीछे। चलिए आगे चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। यहां जाइए, रूल नंबर 3 यहां है कि जेरंड इज यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था, जिसका हिंदी होता है पूरक। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, जो छूट गया था वो लिख लेंगे, पूरक या समपूरक। यानी जेरंड का प्रयोग किसी वाक्य में पूरक के रूप में भी किया जाता है। अर्थात इसका मतलब हो गया कि अगर कोई वाक्य अधूरा है, वाक्य का हिंदी अर्थ अधूरा है, तो उस अर्थ को पूरा करने के लिए जिस नए मीनिंग का प्रयोग करते हैं उसी मीनिंग को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो हम चाहें तो अब के सेंटेंस में अधूरे अर्थ को पूरा करने के लिए V4 यानी जेरंड का प्रयोग भी करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में कहलाएगा। ये पढ़ना है आपका रूल नंबर 3 में। कैसे, जरा एग्जाम्पल समझा जाए। यहां देखें, यहां देख रहे हैं आप एग्जाम्पल में, और स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले से। सबसे पहले देखिए कि पहले सब्जेक्ट है, फिर ए भी है, फिर V4 है और ऑब्जेक्ट है। तो यहां जो V4 आया है वो किस रूप में है जी, वो आपका दिया गया है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। बट केयरफुल, मेरी बातों पर ध्यान दें। आप चलिए बैक पेज की ओर, बैक पेज की ओर आइए और यहां मिलाइए स्ट्रक्चर। आप जो सबसे ऊपर दिया गया हेडिंग में देखिए स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए पहले आप एक बार। आप पढ़ें स्ट्रक्चर अपने मन में कि क्या है जी, सब्जेक्ट है, फिर एम भी है, फिर V4 है, ऑब्जेक्ट है। और सेम देखिए यही एग्जाम्पल यहां पर देखिए स्ट्रक्चर, जो मैं यहां पर स्ट्रक्चर को एक स्टार से कर रहा हूं, ठीक ना, यहां क्या है, वही स्ट्रक्चर है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए समझ लीजिए। फिर चलिए बैक पेज पे, यहां जो जिसको मैं देखिए मैं रेड सर्कल से बंद कर रहा हूं, यहां जो V4 है वो किस रूप में है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। आप क्लियरली देख रहे होंगे, जिससे मैं, मेरा पेन है कर्सर है ना, पेन का कर्सर रेड कलर से जिसमें मैं लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट है। जबकि यहां देखिए, यहां पर जो आपका V4 है वो किस रूप में आया है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो दोनों का एग्जाम्पल सेम है, लेकिन यहां पर कॉम्प्लीमेंट आया है, वहां पर ऑब्जेक्ट आया है। तो दोनों में अंतर कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए सिंपल तरीका है, सॉलिड ट्रिक, कि यहां पर जो ए भी है, ठीक ना, यहां पर जो ए भी आएगा रूल नंबर 3 के अनुसार, इस ए भी में वही ए भी आएगा जो आपके अर्थ को पूरा नहीं करता है, अपने अर्थ को अधूरा रखता है। इसी अर्थ को पूरा करने के लिए एक नए मीनिंग V4 का प्रयोग करेंगे, और वही नया मीनिंग आपको तुरंत क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यही होता है रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में, सॉरी रूल नंबर 2 और 3 में डिफरेंस। तो देखिए जरा यहां पर एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आ जाएगा। करा हर हॉबी, उसका शौक, ठीक है, उसकी शौक
इज क्या हो गया आपका ए भी, और क्या है डांसिंग, तो यहां पर दिया गया डांसिंग में देखिए डांस प्लस आईएनजी डांसिंग किस रूप में आया, जेरेंड के रूप में। दूसरा एग्जांपल हिज पैशन मतलब उसका शौक है, इज गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, तो गैम्बल प्लस आईएनजी बराबर गैम्बलिंग। तो पहला एग्जांपल का डांसिंग और दूसरा गैम्बलिंग, ये दोनों जो है वो दोनों क्या है जी आपका कॉम्प्लीमेंट है। कैसे तो जरा देखें, चलिए पहले समझिए। कह हिज पैशन इज, कह उसका शौक है, ठीक ना, उसका शौक है, बस इतना हम पढ़ के छोड़ दिए। क्या क्या शौक है, चल रहा पता, क्या अर्थ हुआ स्पष्ट, नहीं हुआ। तो उसकी हॉबी है मतलब उसका शौक है, ये भी हॉबी मतलब शौक कर सकते हैं या आदत कर सकते हैं कि उसका हॉबी है या उसका शौक है। तो पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल में अगर पढ़ते हैं उसका शौक है उसका हॉबी है, तो क्या हॉबी है क्या शौक है चल रहा पता नहीं ना। तो इसी अर्थ को पूरा करने के लिए मैंने पहला एग्जाम्पल में डांसिंग और दूसरा में लगा दिया गैम्बलिंग। तो ये क्या किया कि सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट कर दिया। तो सेंटेंस को जो अर्थ को कंप्लीट करता है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। तो पहला एग्जाम्पल का डांसिंग और दूसरा का गैम्बलिंग, दोनों जेरेंड है मतलब है बिफोर, लेकिन किस रूप में प्रयोग किया गया जी, तो एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में। क्लियर। अब आइए रूल नंबर 4 की ओर। 4 में कह रहा है कि जेरेंड इज यूज्ड जस्ट आफ्टर ए प्रीपोजिशन इन एनी सेंटेंस। ये रूल और सिंपल का रूल नंबर 4 दोनों सेम है। वहां भी लिखाया गया था कि किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी टू प्लस भी का प्रयोग कुछ खास प्रीपोजिशन के बाद किया जाता है, लेकिन यहां भी वही चीज लिखाया गया है, लेकिन दोनों प्रीपोजिशन में अंतर है। तो रूल 4 जो लिखाया गया आपका सिंपल इन्फिनिटिव का, रूल 4 बेयर इन्फिनिटिव का और रूल 4 यहां जेरेंड का, तो तीनों टॉपिक का जो रूल 4 है वो आपको समझना नहीं बल्कि याद करना होगा। याद इसलिए करना होगा क्योंकि यहां पर कुछ खास प्रीपोजिशन रहते हैं, तो वो प्रीपोजिशन आपको याद करना होगा कि कौन कौन सा प्रीपोजिशन है तो जिसके साथ भी4 होता है। तो सिंपल याद रखें कि अगर किसी वाक्य में प्रीपोजिशन आ गया, अब वो प्रीपोजिशन आपका फॉर है, फ्रॉम है, टू है, इन है, इनटू है, तो कुछ खास यही सब है जो आपको पिछले क्लास में सिखाया गया था, पढ़ाया गया था। तो वो सारे प्रीपोजिशन का प्रयोग के बाद 2 + V1 लगाएं तो भी सही और V4 लगाएं तो भी सही। क्लियर। तो यहां देखें क्या आ गया स्ट्रक्चर आपका जी, स्ट्रक्चर हो गया पहले सब्जेक्ट, फिर ए भी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन रहेगा। तो एक क्वेश्चन में प्रीपोजिशन पहले से लगा रहेगा, सिर्फ आपको पहचानना है कि दिए गए सेंटेंस में प्रीपोजिशन है अथवा नहीं है। प्रीपोजिशन के बाद आप क्या लगाएंगे, V4। और अब चाहें तो अगर बनाना है सिंपल से तो 2 + V1 भी लगा सकते हैं, आपका ये भी क्या होगा, ये भी सही होगा। तो क्या निकला है कंक्लूजन, कंक्लूजन ये निकला कि एक प्रीपोजिशन के बाद आप 2 + V1 लगाएं तो भी सही और V4 लगाएं तो भी सही, लेकिन यहां पढ़ना है हमको जेरेंड तो V4 लगाना बेहतर। तो ये भी डिपेंड करता है आपके एग्जाम के ऑप्शन पे कि ऑप्शन आपको क्या दिया गया है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल कह रहा है कि सी इज फॉन्ड ऑफ। अब देखें यहां पर जैसे मैं सर्किल में बंद कर रहा हूं, ऑफ क्या है जी, प्रीपोजिशन है, तो ऑफ के बाद क्या लग गया, हंटिंग। तो हंटिंग किस रूप में आया है, जेरेंड के रूप में। यहां देखो फॉन्ड एक होता है फाउंड, ध्यान देंगे मेरे प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे, फॉन्ड फाउंड। तो फॉन्ड मतलब होता है FOND मतलब शौकीन, किसी चीज का शौक रखना, और FOUND ये होता है क्या, फाइंड का V2 मतलब पाना। तो वो मैं उस फॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फॉन्ड का। तो फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन ग्रुप में हमेशा ऑफ लगता है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक ना। इस पॉइंट को आप VVI कर लेंगे कि फॉन्ड के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ। ये आपको प्रीपोजिशन चैप्टर में दोबारा पढ़ाया जाएगा, तो आप यहीं पर एक बार सीख लें कि फॉन्ड ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसका हिंदी अर्थ होता है शौक रखना या शौकीन। तो पूरा अर्थ पढ़िए कि सी इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, यानी वह शिकार करने की शौकीन है, हो गया ना कि वह शिकार करने की शौकीन है। यहां देखें दूसरा एग्जाम्पल, माई फादर प्रिवेंटेड मतलब होता है रोक लगाना, मना करना, मनाही करना। मी फ्रॉम, यहां देखें फ्रॉम जिसे मैं बंद कर रहा हूं सर्कल में, फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के ठीक बाद क्या लग गया, आपको लगा गैम्बलिंग, यहां देखिए ING लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया जी, जेरेंड। तो क्या
यहां से प्रूफ हो गया। प्रूफ ये हो गया कि प्रीपोजिशन के बाद आपको जेरंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां क्या कहन दी कि पहले इंग्लिश पढ़ लीजिए कि माय फादर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गैम्बलिंग, यानी मेरे पिताजी ने मुझे जुआ खेलने से रोका या जुआ खेलने से मना किया। दिस इज द रूल नंबर 4 ऑफ योर जेरंड टॉपिक। जेरंड टॉपिक का रूल नंबर 4 भी आपका हो गया बिल्कुल फिनिश। अब यहां से बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 5 की ओर। चलिए देखा जाए रूल नंबर 5। यहां देखें रूल 5। रूल 5 को आप स्पेशली पहले VVI कर लेंगे, इसलिए VVI क्योंकि एग्जाम का स्पेशल टॉपिक है। अगर जेरंड से क्वेश्चन पूछता है तो जेरंड से स्पेशल आपको यही क्वेश्चन पूछेगा। जरा पढ़ा जाए इसको। रूल है जेरंड इज यूज्ड जस्ट आफ्टर सम इंपॉर्टेंट वर्ब्स। तो यहां पर मात्र और मात्र 6, केवल 6 वर्ब दिए गए हैं जिसके ठीक बाद आपको जेरंड का प्रयोग किया जाता है। तो इस 6 वर्ब को आपको याद रखना होगा। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, याद करने की बात है। हालांकि मैं आपको हमेशा फोर्स करता हूं समझने के लिए, लेकिन बच्चों कुछ कुछ टॉपिक ऐसा होता है जिसे हम रट करके भी याद समझ सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे बॉक्स में 6 अलग अलग वर्ब दिया गया है। तो सिंपल पहचानेंगे कैसे? तो इस 6 मीनिंग को आपको याद रखना होगा। अगर किसी क्वेश्चन में 6 मीनिंग दिख जाए और इसके बाद खाली स्थान रहे तो बेझिझक आप खाली स्थान में V4 का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपका क्या कहलाएगा? जेरंड कहलाएगा। तो कौन कौन सा वर्ब जरा है पढ़ा जाए। यहां देखें पहला वर्ब जो आपका हो गया एलाउ, मतलब अनुमति देना। एडवाइस नंबर 2 में है क्या? एडवाइस, सलाह देना। नंबर 3 फॉरबिड, मना करना या रोक लगाना। अभी मैं आपको पढ़ाया प्रिवेंट, तो प्रिवेंट का शायनों क्या होता है? फॉरबिड। परमिट, अनुमति देना। तो अलाउ और परमिट लगभग सेम है। फिर अवॉइड, इनकार करना या मना करना, जिसे मैंने पिछले नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में पढ़ाया था आपको शायनोनिम्स। अगर आप देखे होंगे वीडियो तो आपको पता होगा कि वहां शायनोनिम लिखा गया था अवॉइड मतलब रिजेक्ट, रिफ्यूज, इग्नोर, मना करना या इनकार करना। एक माइंड। अब देखिए जरा माइंड का प्रयोग यहां पर ना वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो यहां पर जो माइंड का हिंदी हो गया या हिंदी हो गया कुछ ध्यान देना, समझे? अक्सर बोलते हैं डोंट माइंड, मतलब बुरा मत मानो। फिर माइंड योर लैंग्वेज, अपने जबान को लगाम दो। माइंड मी, मतलब मेरी बातों के ध्यान से देखो या सुनो। तो माइंड को अलग अलग रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन आप बच्चे बस इतना समझते होंगे माइंड मतलब क्या होता है? खोपड़ी, जो कहते हैं ना दिमाग नहीं है। तो माइंड मतलब दिमाग भी होता है, लेकिन वो होता है नाउन के रूप में। और मैंने यहां पर हेडिंग क्या दिया है? वर्ब। तो क्रिया में अगर हम माइंड का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? ध्यान देना। तो ये 6 अलग अलग मीनिंग है। इसके ठीक बाद आप जब भी भरेंगे तो क्या भरेंगे? V4, अर्थात जेरंड का ही प्रयोग होता है। कैसे जरा एग्जाम्पल देखा जाए। पहला एग्जाम्पल देखें, ही डिड नॉट अलाउ। यहां क्या आ गया जी? अलाउ आ गया। अभी देखें यहां पर मैंने क्या लिखा है, इस अलाउ को देखें कि अलाउ के ठीक बाद जब भी लगता है तो क्या लगता है? V4। तो क्या बन गया कि ही डिड नॉट अलाउ स्मोकिंग हेयर। तो स्मोकिंग में क्या लगा हुआ जी? ING। तो यहां जो स्मोकिंग है वो किस रूप में यूज किया गया है? तो ये आपका यूज किया गया है जेरंड के रूप में। तो क्या हो गया? ही डिड नॉट अलाउ स्मोकिंग हेयर, यानी उसने मुझे यहां धूम्रपान करने से मना किया। या इसको उलट के बोलिए तो ऐसे होगा कि उसने मुझे यहां धूम्रपान करने का आज्ञा नहीं दिया। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर, जो अक्सर आप सुनते हैं डॉक्टर आपको बोलता है कब? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बीमार पड़ते हैं तो बोलता है। जो बोलता है हिंदी में उसे मैं यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं इंग्लिश में। द डॉक्टर एडवाइस्ड, एडवाइस मतलब सलाह देना। इस बात की चर्चा मैं आपको वॉइस में कर चुका हूं कि एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह देना, यानी अच्छी बातों को सीख देना। वो क्या कहता है? एडवाइस। तो यहां देखें आप दूसरा एग्जाम्पल जिसे मैं बॉक्स से बंद कर रहा हूं, एडवाइस। एडवाइस के बाद भी क्या लगेगा जी? V4 लगेगा। तो यहां देखें एडवाइस्ड वॉकिंग, यानी बालकिंग जिसे बोलते हैं बहुत से बच्चे, वॉकिंग क्या है? V4 है। तो यहां जो वॉकिंग यूज किया गया है वो क्या है जी? यहां वॉकिंग आपका जेरंड है। तो क्या बन गया? एडवाइस्ड प्लस जेरंड। हो गया प्रूफ आपका रूल। इन द मॉर्निंग, यानी डॉक्टर ने सुबह में टहलने का
सलाह दिया, हो ना हिंदी, कि डॉक्टर ने सुबह में टहलने का सलाह दिया। दिस इज द रूल नंबर 5 ऑफ योर टुडेज क्लास। ये आज के क्लास का रूल नंबर 5 था, जो भी आपको कंप्लीट कर दिया गया। तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि रूल 1 से लेकर रूल 5 तक जो आप सफ़र किए, जो आज पढ़ाई पढ़े, इस पढ़ाई में हर टॉपिक में कुछ ना कुछ चेंजिंग है, कुछ ना कुछ अंतर है, और वही अंतर आपको सिंपल इंफिनिटिव से जेरेंड में डिफाइन करता है। अब यहां से आपके पास दो अलग अलग नॉलेज हो गया कि आप चाहें तो इस प्रत्येक रूल को 2 + V1 से बनाएं तो भी सही, और V4 से बनाएं तो भी सही। तो है ना मजेदार? मजेदार इसलिए है बच्चों क्योंकि आपको एक तरीके से, जो कहता है ना, एक पंथ दो काज, नहीं सुने इसका मतलब होता है, आप ऐसे सुने होंगे कि एक तीर दो निशाना। वही बात यहां पर हुआ कि आपने तीर चलाया एक, लेकिन निशाना कितना लग रहा है? दो अलग अलग जगह पर लग रहा है। एक लग रहा है जेरेंड पे, एक लग रहा है सिंपल इन्फिनिटिव पे। तो यही होता है ट्रिक से पढ़ने का कोई खास तरीका। चलिए आगे चलते हैं हम नोट में। इस नोट में आज ये बताना है कि आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में आपको जो रूल नंबर 1 से 5 तक पढ़ाया गया उसे कैसे समझना है। पूरे रूल्स को एक शॉर्ट समरी में, एक शॉर्ट ट्रिक में समझना है। तो जरा इस बॉक्स को आपको फॉलो करना होगा और मेरे बोले गए बातों पर ध्यान देना होगा। तो चलिए इस बॉक्स की ओर चलते हैं। इस बॉक्स को खोलें। जैसे आप देखते हो ना फिल्मों में कि कोई संदूक, कोई बॉक्स, मिस्टीरियस बॉक्स जो बंद रहता है, तो क्या करता है, उसे खोलने के लिए हीरो, हीरोइन, विलन सब पड़े होते हैं कि चलो भाई बॉक्स में क्या खजाना है, कौन सा ऐसा प्रीशियस थिंग्स है। वही प्रीशियस थिंग्स मैं आपको यहाँ पर बंद करने वाला हूँ, जो आप घर पे खोल के दोबारा पढ़ सकते हैं। और इस बॉक्स का प्रयोग आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए, और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, 11th के लिए, मतलब हर तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस बॉक्स में, ये बॉक्स क्या है, फिलहाल ब्लैंक है, खाली है। इसमें मैं खजाना, मतलब होता है ना रुपया पैसा, वो नहीं, लेकिन रुपया पैसा का माध्यम ही यहाँ पर मैं भरने जा रहा हूँ, जो कि नॉलेज के रूप में होगा। ये नॉलेज मैं आपको यहाँ पर बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, और इसको मैं लॉक नहीं करूँगा। हर बच्चों के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए खुला छोड़ूंगा, ताकि आप जब इच्छा करें आप इसका प्रयोग अपने लाइफ में कर सकते हैं। तो चलिए इस बॉक्स में मैं पहले कुछ अमाउंट किस रूप में, नॉलेज के रूप में, ना कि कैश पैसे, ठीक ना, कैश पैसे नहीं बल्कि नॉलेज के रूप में मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स भरने जा रहा हूँ। ये ट्रिक्स ओनली फॉर माई स्टूडेंट्स। तो चलिए इस ट्रिक्स को देखें जरा कैसे है। तो समझिए, पहले यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कुछ खास बातों को, जिसको आप ध्यान से देखेंगे और जो मैं बोलूँगा उसे आप सुनने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं एक सब्जेक्ट, दूसरा लिखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हम कंप्लीमेंट। कितना मीनिंग हो गया जी? 3 अलग अलग मीनिंग। ये 3 अलग अलग मीनिंग को आप 2 अलग अलग तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। पहला प्रोसेस क्या करेंगे, 2 + V1, तो यहाँ भी क्या आपका होगा 2 + V1, यहाँ भी क्या होगा 2 + V1। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। ये क्या कहलाया आपका, तो ये कहलाया आपका सिंपल इन्फिनिटिव। तो जिन बच्चों को सिंपल इन्फिनिटिव कंप्लीट है वो सिंपल से सब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए या कंप्लीमेंट बनाए, आपका बिल्कुल सही बनेगा, गलत नहीं होगा। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि नहीं भाई मुझे जेरेंड अच्छा लगा पढ़ने में, तो चलिए जिसको जो पसंद वही अप्लाई कीजिए, आप अपने पसंद के अनुसार कीजिए। लेकिन मेरा तो काम है दोनों तरीके से पढ़ाना, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। तो आपको लॉन्ग मेथड अच्छा लगे या शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगे या दोनों अच्छा लगे, आप दोनों अप्लाई कीजिए, आप ही के लिए पढ़ाया जा रहा है। चलिए दूसरा प्रोसेस जो आप है यहाँ पर हो गया, यहाँ V4, तो यहाँ भी क्या करेंगे V4 और यहाँ भी क्या करेंगे V4। ये था आपका एक सॉलिड ट्रिक। अब कैसे इसे समझना है जरा फिर से ध्यान देंगे। यहाँ देखें, अगर हम करते हैं सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पर हिंदी लिख दे रहा हूँ सबसे आगे। यहाँ पर करते हैं ऑब्जेक्ट, तो ये चला आएगा सबसे पीछे। और यहाँ पर करते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो आपका रह जाएगा, ये रह जाएगा बीच में। क्लियर? यहाँ पर आपको सिंपल इन्फिनिटिव का सारा रूल्स, सारा नहीं 3 रूल। सिंपल इन्फिनिटिव का
शुरू का 3 रूल और जेरंड का शुरू का 3 रूल, मतलब टोटल 6 रूल। इस 6 रूल को 2 तरीके से, मतलब सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी और कंप्लीमेंट भी, यानी 6 दूनी 12 हो ना, 6 × 2। तो 12 रूल्स को आप इस छोटे बॉक्स में आपको भर दिया गया है। अब ये आपकी यूटिलिटी बनती है, इस बॉक्स से हमको कितना निकालना है और कितना यूज करना है, क्योंकि एक ऐसा बॉक्स है बच्चों जो खाली होने वाला नहीं है। हाँ, पैसे का बॉक्स अगर होता तो वो एक समय के अनुसार खत्म हो जाता, लेकिन मैं यहाँ पर क्या है, पैसे का नहीं, बुद्धि का होता, नॉलेज। ये नॉलेज का बॉक्स आपके सामने दे रहा हूँ, जिसका ताला मैं खोल दिया हूँ हर किसी के लिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप जब आवश्यकता हो इस बुद्धि को निकालें, प्रयोग करें, फिर अब बंद कर दें, फिर जब जरूरत पड़े फिर निकालें, फिर बंद कर दें। तो ये है एक ऐसा बॉक्स है जो कभी खत्म होने वाला बॉक्स नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, आपका रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब जब चाहे प्रयोग करें, फिर इसको बंद कर दे, फिर प्रयोग करें, फिर बंद कर दे, ये कभी फिनिश होने वाला नहीं है। तो यहाँ क्या देख लिया आपने कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में आप 2 + V1 लगाएं तो भी सही और V4 लगाएं तो भी सही। सब्जेक्ट ग्रुप में सबसे आगे, ऑब्जेक्ट ग्रुप में सबसे पीछे, और कंप्लीमेंट की बात करते हैं तो सबसे बीच में। क्लियर। अब यहां जरा ध्यान दें इस खाली स्थान में। तो इस खाली स्थान में जो ट्रिक नहीं बल्कि आपको रिमेम्बरिंग पावर है, याद करने वाला, तो आपको कुछ खास वर्ब्स लिखाया गया था, उसके अलावे कुछ खास एडजेक्टिव लिखाया गया, उसके अलावे कुछ खास प्रीपोजिशन लिखाया गया। तो ये 3 चीज के बाद आप 2 अलग अलग चीज का प्रयोग कर सकते हैं, या तो 2 + V1 का और नहीं तो V4 का। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि अब तक जो आपका 3 लेक्चर हुआ, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और आज का लेक्चर 5, यानी 3 घंटे का 3 अलग अलग क्लास, उन 3 घंटों के क्लास को आप एक छोटे से बॉक्स में इस नोट्स के माध्यम से, इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये बच्चों तब आपको समझ में आएगा जब बारीकी से प्रत्येक स्ट्रक्चर को देखेंगे, उस पर क्वेश्चन बनाने के लिए जिद करेंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ आप सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो यहां देख रहे हैं क्या कि एक छोटे से बॉक्स में आपको इतना सारा अमाउंट भर दिया गया जिससे आप यूज करते रहें, फिर भी आपका बॉक्स कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि इस छोटे से बॉक्स में आपको 3 क्लास का पूरा शॉर्ट ट्रिक्स एक छोटे से बॉक्स में भर दिया गया है, जो कि आपने 3 अलग अलग लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में अलग अलग तरीके से पढ़ा। तो है ना मजेदार, ये और भी मजेदार बन सकता है। बस आप मेरे हर वीडियो को इसी तरह से देखते रहें, हर वीडियो को लाइक करते रहें, और हर वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करते रहें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी कुछ नई जानकारी मिल सके। तो बच्चों, ये था आज का आपका क्लास, जिसमें आपको पढ़ाया गया यूज ऑफ जेरंड। अगले क्लास में क्या होने वाला है इसकी जानकारी कल के क्लास में दी जाएगी। तो चलिए, आज के क्लास में बस इतना ही। आज के क्लास में आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस बॉक्स को, जो लास्ट में आप बॉक्स दिया गया है, जो नोट लिखा गया, इस नोट्स पर विशेष ध्यान देंगे, ताकि आपको ये नोट्स आपके 3 लेक्चर्स को एक झटके में कंप्लीट कर देगा। बस इस नोट्स पर आप विशेष ध्यान देंगे। तो चलिए बच्चों, ये था आज का आपका क्लास। आज का क्लास बस यही रोकता हूँ। जब तक के लिए, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरा से लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।